गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के सेशन में हम अपना चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का सेकंड टॉपिक मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। इससे पहले के वीडियो में आपने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में और फ्रेडरिक सोल्यूस की जो परिकल्पना है उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम बात करेंगे कि नेशनलिज्म फीलिंग्स जो है उनको किस प्रकार से यूरोप में बढ़ावा मिला है, कैसे इनका निर्माण हुआ है। उससे पहले हम यूरोप की जो व्यवस्था है, यूरोप किन किन चीजों में डिवाइडेड था, ठीक है, किन किन यूनिट्स में डिवाइडेड था। पहले बात की जाएगी 18वीं शताब्दी में जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड बड़े राष्ट्र थे। बड़े राष्ट्रों की बात की जाए तो इनके अंडर में कई मोनार्कीज, छोटे छोटे जो राजतंत्र होते हैं, डचीज और कैंटन्स में डिवाइडेड थे। इनका जो एम्पायर है वो डिवाइडेड था इनटू मोनार्कीज, डचीज एंड कैंटन्स। ओके, अब हम बात करेंगे कि जब ये अलग अलग एम्पायर्स में डिवाइडेड है तो यहाँ पर डाइवर्सिटी भी होगी। डाइवर्सिटी की अगर बात की जाती है तो यहाँ पर दो प्रकार की कल्चरल और लैंग्वेज डाइवर्सिटी, लैंग्वेज डाइवर्सिटी कल्चरल डाइवर्सिटी का ही एक हिस्सा है, ठीक है, मौजूद थी। अब यहाँ पर जब लैंग्वेज और कल्चरल डाइवर्सिटी मौजूद थी तो लोगों में एकता की भावना नहीं आ सकती है, यूनिटी नहीं हो सकती है। इसके लिए हम बात करेंगे भैया लैंग्वेज डाइवर्सिटी जो है, किन किन साम्राज्यों में कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी। तो हम बात करेंगे सबसे बड़ा जो एम्पायर है वो है हैब्सबर्ग एम्पायर। कौन सा? हैब्सबर्ग एम्पायर। और हैब्सबर्ग एम्पायर में लोम्बार्डी, वेनेसिया, हंगरी और गैलिसिया, लोम्बार्डी, वेनेसिया, हंगरी और गैलिसिया इंक्लूड है। अब हम बात करेंगे कि इनमें कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती थी। तो बात करेंगे लोम्बार्डी और वेनेशिया। लोम्बार्डी और वेनेशिया में नोबिलिटी के द्वारा इटालियन लैंग्वेज को प्रोटेक्शन दिया गया है, इटालियन लैंग्वेज को वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है हंगरी। हंगरी में नोबिलिटी के द्वारा प्रोटेक्शन दिया गया मैग्यार लैंग्वेज को, ठीक है। जबकि वहां के जो लोकल पीपल्स है, मतलब प्रजा जो है, प्रजा की भाषा थी लोकल डायलेक्ट्स, वहां की आम बोलियां, लोकल बोलियां जो है वो बोली जाती थी, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज मानी गई इसको मैग्यार को। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे गैलिसिया। गैलिसिया में पोलिश लैंग्वेज, गैलिसिया में पोलिश लैंग्वेज को संरक्षण इनके द्वारा दिया गया है। ये तो हुई इनकी लैंग्वेज डाइवर्सिटी। अब हम बात करेंगे भैया कि नोबिलिटी ने इन्हें संरक्षण दिया था। तो नोबिलिटी तीन वर्गों में से सबसे बड़ा वर्ग जो है, बड़ा संख्या में नहीं, बड़ा हम बात करेंगे पद में, जो पद में बड़ा है वो माना गया है क्या? नोबिलिटी, जिनमें इंक्लूड थे रूलर्स, एम्परर्स, ठीक है, आर्मी और लैंड ओनर्स, ठीक है, जिन्हें हम कहेंगे जागीरदार, ठीक है भाई। यहां पर राजा, सेना, ठीक है, सेनापति, सैनिक, सेना से जुड़े हुए जितने भी जो ऑफिशियल्स है, ठीक है, और हम बात करेंगे लैंड ओनर्स, ये इंक्लूड थे नोबिलिटी में। दूसरा जो सबसे अपर सेक्शन माना जाता है, ठीक है, वो है क्लर्जी। क्लर्जी सेक्शन में हम बात करेंगे कौन कौन इंक्लूड है? पोप, चर्च और मॉन्क्स, ठीक है, रिलीजियस एक्टिविटीज से जुड़े हुए व्यक्ति। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरा जो सेक्शन है जिसका निर्माण हुआ था थर्ड स्टेट से, थर्ड स्टेट से जिनका निर्माण हुआ था। और थर्ड स्टेट में इंक्लूड थे बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, लॉयर्स, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, और हम बात करेंगे पीजेंट्स, ठीक है। तो इनके जो एजुकेटेड पर्सन्स है वो एजुकेटेड पर्सन्स इंक्लूड थे इसमें, उनसे एक नए सेक्शन का निर्माण हुआ और ये नया सेक्शन कहलाया मिडिल क्लास, ठीक है। और मिडिल क्लास में बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, ब्यूरोक्रेसी एंड लॉयर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे भैया कि राजनीतिक कार्यों के लिए
पॉलिटिकल एक्शंस के लिए वहां पर जो लैंग्वेज यूज की जाती थी वो लैंग्वेज यूज की जाती थी, फ्रांस की बात कर रहे हैं, किसकी, फ्रांस की, तो फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज यूज की जाती थी, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे भैया कि वहां पर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, ठीक है। अब बात करेंगे, ये छोटा सेक्शन है संख्या में, ये जो यूनिट है ये कैसी है, छोटी है, ठीक है, ये -6, ठीक है। और बात की जा रही है इनकी क्लर्जी की, नोबिलिटी और क्लर्जी क्या थे, -6, और मेजॉरिटी में कौन थे, थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट का मतलब सबसे ज्यादा पीजेंट्स थे, ठीक है, किसानों की संख्या सबसे ज्यादा थी, और उनके अलावा लेबर क्लास जो पर्सन्स है उनकी संख्या भी ज्यादा थी, ठीक है। और अब देखो हम कहेंगे कि भैया पीजेंट्स ज्यादा है, तो लैंड ओनर क्या पीजेंट्स थे, क्या किसान लैंड ओनर थे, नहीं, ठीक है। अब बात करेंगे भैया लैंड रिसोर्सेज पर सबसे ज्यादा अधिकार था नोबिलिटी का, नोबिलिटी के अंडर में थी। किसानों को किराए पर जमीन उपलब्ध होती थी, किराए का मतलब किराया दिया जाता था टैक्स के रूप में, रेवेन्यूज के रूप में यहाँ पे किराया दिया जाता था, ठीक है। वेस्टर्न यूरोप की हम बात करें कि वेस्टर्न यूरोप में कैसी व्यवस्थाएं थी, ओके। और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर स्लैब सिस्टम था, ठीक है। स्लैब का मतलब वहां पर नौकरों के अधीन, ठीक है, जो चीजें हैं जैसे कि फार्मिंग है, ठीक है, इंडस्ट्रीज है, ये सब किस पर डिपेंड था, स्लैब्स पर, ओके। ठीक है, भूदासत्व की प्रथा थी, कौन सी प्रथा थी, भूदासत्व प्रथा, मतलब कि भूमि पर जो कार्य किया जाता था, जमीन पर जो खेती की जाती थी, वो वहां के किसके द्वारा, गुलामों के द्वारा, नौकरों के द्वारा कोई खेती की जाती थी। जो भी प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्शन पर अधिकार किसका होता था, नोबिलिटी का, ठीक है, जिसे वो भारी भरकम करों के रूप में, टैक्सेस के रूप में, रेवेन्यूज के रूप में वसूलते थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे भैया इंग्लैंड की, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम कल के सेशन में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद। हमें और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए आपके प्यार की ज़रूरत है, और ये प्यार हमें मिलेगा आपके लाइक्स और सब्सक्राइब से। धन्यवाद, ऐसे ही हमें प्यार देते रहें।